इस सारे वीडियो में से छोटी छोटी चीजें उठाइए, इन सारे वीडियो में से छोटी छोटी बातें उठाइए और उसे अपनी कंपनी के अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कीजिए, एंड ट्रस्ट मी, यू विल सी चेंज, एंड दैट विल बी an original tribute to Sir Ratan Tata. If we are able to learn something out of him, that is a true tribute to him. Rather than just talking about his controversy, just talking about how great he was, how life he was, which we should do. But it is more important to learn from him. It is more important to incorporate his values inside him, because ये संस्कार जो है ना, ये टाटा के संस्कार जो है ना, उसने टाटा को बनाया है. अगर हम उस संस्कार को हमारे साथ ले लेंगे ना, and that is how we built Tata. सर रतन टाटा ने जैसे ही कमान संभाली तो एक चीज समझ लीजिए कि उस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी थी, क्योंकि उस वक्त तक इंडिया सोशलिज्म से मूव होकर लिबरलिज्म की तरफ जा रहा था. राजीव गांधी की सरकार आ चुकी थी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे थे, और ये ट्रांजिशन था वो बहुत ही संभाल के चलने वाला ट्रांजिशन. क्योंकि अगर आप सीधे ही लिबरल बन गए, सीधे कैपिटलिस्ट बन गए, तो आप ईविल बन जाते. और आज के दिन जो टाटा इतनी अच्छी है वो इसी मूव के कारण है, क्योंकि इनका जो ट्रांजिशन था सोशलिज्म से लिबरलिज्म में, उसे उन्होंने मिलाया नेशनलिज्म के साथ. नेशनलिज्म के साथ जैसे मिल गया तो एक स्मूथ ट्रांजिशन हो गया और एक स्मूथ सी चीजें हो गई. लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर था वो तो चेंज हो ही रहा था. कॉर्पोरेट्स की तरह बन रहे थे, लिबरलाइजेशन जैसे हो रहा था. तो एक इंटरेस्टिंग आइडिया जो मुझे रतन टाटा का लगता है कि ही यूज्ड टू अक्वायर व्हाटएवर बिजनेस ही कुड गेट इनटू, ही विल बिल्ड. इफ ही थिंक्स दैट ही कैन नॉट गेट इनटू इट, ही विल अक्वायर द मेजर. ऑफ कोर्स रतन टाटा बहुत ही अलग अलग हाइज और लो से गए हैं, जिसकी कहानी आपने सुनी है. लेकिन इनका जो एक्विजिशन स्टाइल था वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है फॉर अ बिजनेस पर्सपेक्टिव. अगर आप किसी वक्त तक कॉर्पोरेट बन जाए तो एक्विजिशन इज नॉट अ बैड आइडिया. तो ये चीज़ मुझे उनसे सीखने लायक मिलती है, जैसे कि टेटली का एक्विजिशन, लैंड रोवर जैगुआर का एक्विजिशन, कोरस का एक्विजिशन. ये समझ लीजिए कि आज के दिन तक, जब तक टाटा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर था, अब वो कंज्यूमर मार्केट में एंटर कर रहा है. अब वो ब्रांड्स बनाने की सोच है, जहाँ पे खुद ब्रांड्स बन रही है तनिष्क जैसी, तो वहाँ पे खुद बना रहा है, बाकी की सारी वो अक्वायर कर रहा है. एंड दैट इज द मास्टरी ऑफ रतन टाटा. उसके अलावा जो है बोर्ड गेम्स के अंदर जैसे हम बात करते हैं तो हमें एक सिलसिला याद आता है रतन टाटा और साइरस मिस्त्री का. रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो एक देखने लायक. कॉर्पोरेट के अंदर जैसे हम देखते हैं तो टाटा की सारी कंपनीज जो है इसके अंदर सर्टेन परसेंटेज जो है ओन करता है टाटा सन्स. अब यहाँ पे हम थोड़ा डीप के अंदर जा रहे हैं, ठीक है. कंपनी जो अलग अलग होती है, यहाँ पे हर एक आदमी का एक परसेंटेज होता है, ठीक है. अब यहाँ पे जो है आदमी की जगह पे टाटा सन्स जो है ये परसेंटेज होल्ड करता था. ये समझ लीजिए उस वक्त टाटा सन्स जो है वो एक पब्लिक कंपनी, ठीक है. तो पब्लिक कंपनी जो है वहाँ पे इसका परसेंटेज होल्डिंग हो गया इन सारी कंपनीज का. और अब टाटा सन्स के अंदर जो है वो परसेंटेज अलग अलग चीज़ों का होता है, जहाँ पे 60% परसेंटेज जो है वो टाटा ट्रस्ट होल्ड करता है, जहाँ पे बाकी का जो छोटा सा आप परसेंटेज देख रहे हैं 18% का वो है मिस्त्री फैमिली का, एंड बाकी सारे सब्सिडरीज का परसेंटेज हो जाता है. दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टाटा सन्स, जो कि बाकी की सारी टाटा कंपनीज को ओन करती है. अब यहाँ पे जैसे ही चेयरमैनशिप देने की बात आई तो उन्होंने साइरस मिस्त्री, जो कि यहाँ पे 18% कंपनीज को ओन करते हैं, उन्हें मिस्त्री फैमिली को देने की चाहिए, और चेयरमैन जो है टाटा सन्स के चेयरमैन बना दिए साइरस मिस्त्री. लेकिन टाटा ट्रस्ट जो है उसके चेयरमैन अभी भी रतन टाटा ही थे उस वक्त. तो अब साइरस मिस्त्री जब चेयरमैन बन जाता है टाटा सन्स के, तो वो एक अपने पूर्वजों की बिलीफ से नहीं आ रहे, तो उन्हें एक प्रॉफिट बेस, उन्हें कैपिटलिस्ट माइंडसेट से आ रहे हैं. तो जो भी कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही उसे बेचना शुरू किया उन्होंने. और बात आई टाटा स्टील्स को बेचने. यहाँ पे रतन टाटा सेड नाउ इट्स टू पर्सनल. तो रतन टाटा जो है उन्होंने इंटरवीन करना शुरू किया और साइरस मिस्त्री को अचानक से ही चेयरमैनशिप से हटा दिया गया बोर्ड मेंबर्स की मदद से. अब यहाँ पे साइरस मिस्त्री जो है वो ट्रिब्यूनल के पास चले गए और उन्होंने केस कर दिया. और स्मार्टली रतन टाटा ने जो है टाटा सन्स को पब्लिक कंपनी की जगह प्राइवेट कंपनी बना दी, जिससे ट्रिब्यूनल जो है वो इंटरवीन नहीं कर सकता. लंबे केस चले, बहुत सारी चीज़ें चली, लेकिन अंत में साइरस मिस्त्री जो है वो एक्सीडेंट के कारण की मृत्यु हुई. रतन टाटा जो थे वो उनकी मृत्यु तक चेयरमैन रहे टाटा कंपनी के. और उस चेयरमैनशिप के दौरान जो उन्होंने जिस तरह से कंपनी को रन किया, जिस परसेंटेज से, जिस डाइवर्सिफिकेशन के मैनेजमेंट चला, ये अपने आप में ही एक स्ट्रैटेजी. जहाँ पे आते हैं हम अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर, कि क्या मार्केटिंग है टाटा की जिससे हम सीख सकते हैं. सबसे पहली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो टाटा की है वो है नो योर ऑडियंस. इन्हें पता है इंडियन लोगों को क्या चाहिए, इन्हें पता है इंडियन लोगों का पेन पॉइंट क्या है, इन्हें पता है इंडियन लोगों को क्या ज़रूरत है और किस तरह से उसे फुलफिल करना. सो नो योर ऑडियंस इज द मेन थिंग. इफ यू वांट टू प्ले एट अ मास लेवल, एवरी सिंगल मार्केटिंग स्टंट शुड बी समथिंग दैट इज लाइकेबल टू पीपल. उसके बाद आता है CSR. ये मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था टाटा की मार्केटिंग के ऊपर, उसके अंदर एक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिली, वो है CSR. CSR क्या है? CSR है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी.
हर एक कॉर्पोरेट की ना अपनी सोसाइटी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक एक्सपेक्टेशन होती है जो लोग उनसे बिठा के रखते हैं कि भाई अगर तुम्हारे पास पैसा आ गया, अगर तुम एक अमीर आदमी बन गया तो तुम्हें समाज के लिए इतनी चीज तो करनी चाहिए। ये CSR जो है उसका एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा फुलफिल करता है टाटा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया के अंदर अगर आप एक्सपेक्टेशन होती है उससे ज्यादा कभी भी फुलफिल करते हो तो आप दुनिया का दिल जीत जाते। तो टाटा का मार्केटिंग स्टंट ये था कि अपने CSR एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा फुलफिल करो, एंड दैट इज एन एक्सीलेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट आई लर्न फ्रॉम वन रिसर्च पेपर। मोस्ट डेफिनेटली शुड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन योर ओन बिजनेस। उसके बाद आता है नेशनलिज्म। टाटा की कोई भी छोटी प्रोडक्ट हो उसके अंदर कहीं ना कहीं नेशनलिज्म आ जाएगा। टाटा नमक बेच रहा हो तो बोले टाटा नमक, देश का नमक। कार बेचेगा तो बोलेगे देश की कार। दैट इज नेशनलिज्म एंड इंडियंस लव नेशनलिज्म। अपनी हर एक छोटी चीज के अंदर नेशनलिज्म लगाओ, बताओ लोगों को कैसे तुम देश को सर्विस कर रहे हो, एंड दे विल बाय यू। उसके बाद आता है मैनेजमेंट लेसन। टाटा से मैनेजमेंट में सीखने लायक बहुत सारी चीजें हैं। मैनेजमेंट लेसन की जैसे हम बात करते हैं तो टाटा से हम पहले ही अगर जाए तो वर्कर्स को इंसेंटिव्स देना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी जो टाटा करती थी। नागपुर की मिल के बारे में हम बात करते हैं। नागपुर की मिल जो उस वक्त तक नागपुर की मिल बनी थी तो वहां पे वर्कर्स जो है ज्यादातर मुंबई की तरफ थे। नागपुर में कोई ज्यादा वर्कर थे नहीं तो उनको आदत नहीं थी काम करने, तो छुट्टियां लेना ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो यहाँ पे वर्कर्स को इंसेंटिव्स देना शुरू किया जमशेदजी टाटा ने जो है पेंशन स्कीम शुरू की जो कि आज के दिन तक फेमस है। समझिए 1874 के बाद की बात कर रहा हूं मैं, तो उस वक्त पे पेंशन्स देना कितनी बड़ी बात होती है। इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस दिए अपने वर्कर्स को। अपने वर्कर्स के इवेंट्स के अंदर अपने फैमिलीज को गिफ्ट देना शुरू किया कि जिसके कारण एक फैमिली ऐसा बोले कि भाई तुम ये नौकरी तो नहीं छोड़ सकते दोस्त, तुम ये नौकरी में हॉलीडेज ले ही नहीं सकते, तुम हमारे साथ क्यों, तुम कंपनी की तरफ रहो। वो अपनापन जो है वो बना दिया था। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि वर्कर्स को इतना इंसेंटिव दो कि वो लोग ऐसे समझे कि यार ये तो मेरी ही कंपनी है, ये तो गवर्नमेंट की कंपनी है, मैं सरकार के साथ काम कर। वेरी एक्सीलेंट। उसके अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट जो था वो टाटा का टॉप टियर है, जिसके बारे में बहुत सारे रिसर्च पेपर्स थे जिसे पढ़ते हुए मैंने बहुत सारी चीजें नोटिस की। मैं इसे सिंपल भाषा में रखूंगा। ऑफ कोर्स मैंने सबसे पहली चीजें नोटिस तो ये की कि दे आर ऑलवेज देयर ड्यूरिंग क्राइसिस। बी देयर ड्यूरिंग द क्राइसिस। कोई छोटा से छोटा PR स्टंट हो रहा है से लेके छोटा से छोटा कोई फ्रॉड हुआ है, छोटी सी चीज हुई है, एक CEO को उधर प्रेजेंट रहना चाहिए ताकि लोगों को एटलीस्ट इतना भरोसा तो हो कि कहीं वो गायब नहीं बैठा हुआ, वो है यहाँ पे, इज देयर टू आंसर। You have seen a lot of photos of Ratan Tata during 26/11 attack, and that is a crazy level of crisis management case study. That be there during crisis. दूसरा आता है do more than what you should do. जैसे कि हमने CSR के वक्त बात की थी कि आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्सपेक्टेशन होगी। क्राइसिस जब भी होता है ना तब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि CEO इस तरह से रिस्पॉन्ड करे, डू मोर देन व्हाट दे एक्सपेक्ट। आप ये तो समझ लीजिए क्राइसिस में आ चुके हैं, आपको पैसा तो स्पेंड करना ही है, आपको एक अलग ही सिचुएशन में आ चुके हैं तो आपको उस लेवल की चीजें करनी पड़ेगी जो आपने अभी तक प्रिडिक्ट नहीं की। तो बस वही प्रिडिक्शन को, वही एक्सपेक्टेशन को आगे ले जाओ। आपके वर्कर्स को ही नहीं, उस वर्कर्स की फैमिली को इंसेंटिव दो, उस विक्टिम्स को इंसेंटिव दो, उस विक्टिम को ही नहीं उसके अलावा भी जितने लोग हैं उन्हें इंसेंटिव दो। जो सरकार जो रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, वो करे ना करे तुम कर दो। दैट इज समथिंग दैट यू शुड डू व्हाट मोर देन व्हाट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। दैट इज द बेस्ट क्राइसिस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। उसके अलावा जो है तुम्हारा कल्चर जो है वो तुम्हारे क्राइसिस मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा काम आता है। एंड हाउ डिड टाटा बिल्ड इट्स कल्चर। जैसे कि आपने सुना ही होगा 26/11 के वक्त अपना स्टाफ जो है जान देने के लिए तैयार था कस्टमर्स के लिए। तो ये कल्चर कैसे बिल्ड होता है? दैट इज बिकॉज जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कोर एक्सपेक्टेशन को। क्योंकि वर्कर्स अगर विद्रोह कर रहे हैं तो उनकी कोर एक्सपेक्टेशन क्या है? उनकी कोर एक्सपेक्टेशन ये कि हमें सेफ्टी मिले हमारी कंपनी से। उनकी कोर एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारी फैमिली की सेफ्टी इंश्योर हो जाए, हमारे वर्किंग आवर्स ज़्यादा ना बढ़ जाए, हमारी खुशी मेंटेन रहे, हम लोग अपनी फैमिली को टाइम दे पाए। ये सारी चीज़ों की जो कोर अंडरस्टैंडिंग होती है ना, उसको समझने के बाद एक्शन लो। क्योंकि अगर आप अपने वर्कर्स की कोर प्रॉब्लम्स को समझ के उसे सॉल्व करोगे ना, एंड दे विल वर्क फॉर योर कंपनी अंटिल दे डाई। उसके अलावा जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहती है नेशंस सर्विस। इंडिया के अंदर जो है गवर्नमेंट जॉब लोगों को बहुत पसंद आती है। गवर्नमेंट जो है उसके अंदर शांति होती है, उसके अलावा जो है उन्हें फुलफिलमेंट फील होती है कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं। अब ये देश के लिए काम करना जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है। तो आप अगर अपने लोगों को ऐसा फील करवाएंगे कि वो जो काम कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, देन दे विल वर्क एज इफ दे आर एन आर्मी मैन, एज इफ दे आर डूइंग नेशन सर्विस। एयर इंडिया की फ्लाइट के अंदर जो है स्टाफ मेंबर साड़ी पहन के आ रहा है, बैकग्राउंड में इंडियन म्यूजिक बज रहा है, दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, दे शुड फील लाइक दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। तुम ताज के अंदर घुस रहे हो तो वो लोग वेलकम इंडियन कल्चर के साथ कर रहे हैं।
That is representation, and they'll feel like they are doing nature's service. And that is what you build. You make your workers feel like they are army personnel. They are doing a government job, and they'll work till death for it. फिर आता है मैनेजरियल थिंकिंग. एक रिसर्च पेपर जो पढ़ा था इसके अंदर मुझे ये चीज़ देखने को मिली कि मैनेजरियल थिंकिंग कैसे होता है टाटा के अंदर. मैनेजरियल थिंकिंग और एक्शंस, जिसका पूरा नाम है मैनेजरियल थिंकिंग एंड एक्शन. यहाँ पे ऐसा होता है कि एक तो तुम्हारा सेंट्रल लीडर है, वो रोल मॉडल बन जाता है. उसके नीचे वाला आदमी जो है वो मैनेजर बन जाता है. उसके नीचे वाला आदमी जो है मैनेजर बन जाता है. उसके नीचे वाला आदमी जो है मैनेजर बन जाता है. उसके नीचे वाला आदमी जो है मैनेजर बन जाता है. सारे मैनेजर्स. कैसे? क्योंकि हर एक मैनेजर अपने ऊपर वाले आदमी से इंस्पायर. तो यू रादर देन टेलिंग देम व्हाट टू डू, यू डू दैट सो दैट यू इंस्पायर देम टू डू द सेम. तो मैं जो CEO हूँ वो मैनेज कर रहा हूँ चीज़ों को, जिससे मेरे नीचे वाले जो है उसको इंस्पिरेशन मिल रही. वो अपने से नीचे वाले को मैनेज कर रहा है, वो अपने से नीचे वाले को मैनेज कर रहा है. एक छोटा छोटा स्टाफ जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है. एंड दैट इज हाउ दे फील लाइक मैनेजर. दिस इज वेरी अंडररेटेड स्टफ. एंड दैट इज वेयर मैनेजरियल एक्शन एंड मैनेजरियल थिंकिंग ब्रिंग्स अप कल्चर. जहाँ पे हर एक छोटे से छोटे आदमी को ऐसा लग रहा है कि मैं इस प्रॉपर्टी को चला रहा हूँ. सिर्फ मैं नहीं चला रहा, मैं भी इस प्रॉपर्टी को चला रहा हूँ. जैसा कि मेरा ऊपर वाला चल रहा है, जैसा कि मैंने अपने ऊपर वाले को देखा है, सीखा है उससे, वैसी एक्शंस मैं करूँगा. एंड ऑल दिस इन कॉम्बिनेशन बिल्ड्स अ बिजनेस लाइक टाटा. इस सारे वीडियो में से छोटी छोटी चीज़ें उठाइए, इन सारे वीडियो में से छोटी छोटी बातें उठाइए और उसे कभी ना कभी अपनी स्टार्टअप, अपनी कंपनी के अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कीजिए. एंड ट्रस्ट मी, यू विल सी चेंज. एंड दैट विल बी an original tribute to Sir Ratan Tata. If we are able to learn something out of him, that is a true tribute to him. Rather than just talking about his controversy, just talking about how great he was, how life he was, which we should do. But it is more important to learn from him. It is more important to incorporate his values inside him, because ये संस्कार जो है ना, ये टाटा के संस्कार जो है ना, उसने टाटा को बनाया है. अगर हम उस संस्कार को हमारे साथ ले लेंगे ना, and that is how we built Tata.